जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 दिसंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज आपके राजा गुप्ता सर की तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण मैंने ये क्लास ली है। बाकी राजा सर आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे से। तो चलिए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसकी मतदाता सूची पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। तो राजस्थान के 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, यानी कि वहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसका डिजिटलीकरण हो गया है। और राजस्थान के 97% जो वोटर हैं उनकी मैपिंग भी हो चुकी है। तो इन्हीं कारणों से राजस्थान भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर हम भारत के चुनाव आयोग की बात करें तो यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होने का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो चुनाव आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये डेट जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या उनकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और इन्हें हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 324(5) में वर्णित है, यानी कि इसका वर्णन 324(5) में किया गया है। भारत में चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। दोस्तों, भारत में मतदान की जो आयु है वो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारत में पहले आम चुनाव यानी कि पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 25 जनवरी को। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी ने। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है हाल ही में? राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों, यह जो स्मारक है यह दुर्बुक सियोक DBO रोड पर बनाया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। यह स्मारक 2020 में जो चाइना के साथ गलवान संघर्ष हुआ था उसमें जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इस युद्ध स्मारक का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करना है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क हाल ही में बनाई गई है लद्दाख में, और ये मेघला दर्रा पर बनाई गई है। इसको आपको करंट अफेयर्स में भी राजा सर ने बताया होगा। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी बना है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर स्थापित किया गया है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। अब इसकी ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चिनाब ब्रिज के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स मिल जाएगा, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, नोट्स, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर महीने की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा 10,000 जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज, इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर मिलेगा। तो इन सभी को आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। तो बिना देरी किए अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के अलावा 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, हिंदी मीडियम 1 ईयर कंप्लीट जो ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, 10 महीने की करेंट अफेयर्स की ई बुक, 6 महीने की करेंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त जरूर कर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित होगा। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो 17 से 19 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर बात हुई है पारंपरिक चिकित्सा की। तो पारंपरिक चिकित्सा को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बोलते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो हमारे शास्त्रों पर, हमारे वेदों पर आधारित है। ठीक है, तो उस चिकित्सा को हम पारंपरिक चिकित्सा बोलते हैं। तो इस पर आधारित WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित होने जा रहा है नई दिल्ली में। और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या होगी? तो इसकी थीम होगी रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये इसकी थीम होने जा रही है। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने पर केंद्रित होगी। जो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन था, ये 2023 में गुजरात में आयोजित किया गया था। अब 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों WHO की, तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो हेल्थ से संबंधित जो पॉलिसीज हैं उनको बनाती है और हेल्थ से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनका संचालन करती है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। दोस्तों 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अब ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों आधिकारिक रेटेड मिलने का मतलब ये है कि उन्होंने मान्यता प्राप्त शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें अंक भी प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। दोस्तों इतनी कम उम्र में रेटिंग हासिल करना विश्व स्तर पर अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बना है। शतरंज की बात हुई है तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप इन सभी को नोट भी करते जाएं। तो गोवा ने स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में शतरंज को हाल ही में शामिल किया है।
मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता था। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो अन्ना म्यूचुक हैं, जो कि यूक्रेन की हैं, उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग को जीता था। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं और ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? इलम पार्थी AR और 91 नंबर के हैं ग्रैंड मास्टर राहुल VS। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 को जबोखेर सिंदारोव ने जीता है, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। तो ये हैं शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नाम की नई आकाश गंगा की खोज की है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा। तो दोस्तों, अलकनंदा नाम की एक नई आकाश गंगा की खोज भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। तो वो वैज्ञानिक कौन कौन है? राशि जैन और योगेश वड़ादेकर। तो इनके द्वारा एक नई आकाश गंगा की खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है अलकनंदा। दोस्तों, ये जो आकाश गंगा है, यह पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये आपसे कई बार पूछा गया होगा। तो ये जो नई आकाश गंगा खोजी गई है, जिसका नाम है अलकनंदा, तो ये पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, ये जो नई आकाश गंगा की खोज की गई है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से की गई है, यानी कि उसके डेटा का इस्तेमाल करके इसकी खोज की गई है। तो अब तक का जो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। तो इसी के माध्यम से ये नई आकाश गंगा खोजी गई है। दोस्तों, ये जो अलकनंदा नाम की आकाश गंगा है, यह एक सर्पिल आकाश गंगा है। यह आकाश गंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। दोस्तों, आकाश गंगा को हम गैलेक्सी भी बोलते हैं। तो यह एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम या खगोलीय तंत्र होता है जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, धूल, निहारिकाएं और डार्क मैटर, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के बल के साथ बंधे होते हैं। तो यहाँ पर आप एक गैलेक्सी को देख पा रहे हैं। तो इसमें तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, गैस है, धूल है, निहारिकाएं हैं, डार्क मैटर है, ये सभी इसमें है। ठीक है, और ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे हुए हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसे मिल्की वे बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सियोक सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में लद्दाख में सियोक सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूर्वी लद्दाख में सियोक सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर स्थित है और सियोक सुरंग का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। यह सुरंग बर्फीले तूफान और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाएगी। यानी कि जब बर्फीले तूफान चलते हैं और जब लैंडस्लाइड होता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाने का काम करेगी। दोस्तों, सुरंग से लद्दाख के जो दूरस्थ इलाके हैं, यानी जो दुर्गम इलाके हैं, वहां तक हर मौसम में संपर्क बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश की भुगतान प्रणाली को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की UPI को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। यानी कि उसने ये कहा है, यानी IMF ने ये कहा है कि जो भारत की UPI है, ये विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। UPI वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन का लगभग
49% हिस्सा संभालती है, यानी कि पूरे विश्व में जो रियल टाइम भुगतान होता है उसका 49% हिस्सा किसके माध्यम से होता है? यूपीआई के माध्यम से होता है। भारत ने 2024 में लगभग 129.3 अरब डिजिटल लेन देन किए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत के बाद ब्राज़ील है, फिर थाईलैंड है, फिर चाइना है और फिर साउथ कोरिया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया 5वें नंबर पर है डिजिटल भुगतान में। यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है और यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आप सभी इसका इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया था। दोस्तों, यूपीआई के माध्यम से आप 24/7 रियल टाइम में पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात आई थी एनपीसीआई की, तो इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसी के द्वारा ही यूपीआई को संभाला जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों, एनपीसीआई को जो शुरू किया गया था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर के शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। यूपीआई स्वीकार करने वाले देश कौन कौन हैं? भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और कतर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेलॉइट इंडिया ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा टैक्स प्रज्ञा। तो दोस्तों, डेलॉइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म टैक्स प्रोफेशनल्स को भारत के टैक्स कानूनों की रिसर्च और समझ में मदद करेगा और इसके अलावा जो टैक्स प्रज्ञा है ये आयकर यानी इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुए मामलों को कवर करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डेलॉइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नाम का एक आर्टिफिशियल टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अनंत अंबानी को किस संस्था ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है? आंसर हो जाएगा ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, तो अनंत अंबानी को तो आप जानते होंगे, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये वंतारा के संस्थापक हैं, तो इन्हें ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने हाल ही में सम्मानित किया है और पशु कल्याण के लिए उन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। अंबानी यानी अनंत अंबानी यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं और वे इस सम्मान को पाने वाले पहले एशियाई भी बने हैं। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पशु अधिकार और कल्याण के लिए काम करती है। तो वंतारा की शुरुआत अनंत अंबानी के द्वारा की गई थी, जहां पशुओं का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, वंतारा परियोजना का उद्देश्य घायल, बीमार और लुप्तप्राय जानवरों की देखभाल और संरक्षण करना है। यहां पर एक अवार्ड की बात हुई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को, मानवतावादी पुरस्कार 2024 दिया गया था मोहन जी को, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राफ को, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक जी को प्रदान किया गया था। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी को, श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी जी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार जी को प्रदान किया गया है। रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार मृदुलिका झा को दिया गया था। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान से सम्मानित हुए हैं विजय शंकर। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2025 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया है और दादा साहब फाल्के अवार्ड के दौरान कितनी राशि दी जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई में। ठीक है, तो स्क्वैश विश्व कप 2025 चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और ये विश्व कप 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है
और ये जो मुकाबले हैं स्क्वैश के, ये चेन्नई के ST80 स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। दोस्तों, स्क्वैश की अगर हम बात करें तो यह एक रैकेट और गेंद का खेल है जिसे सिंगल्स या डबल्स में खेला जा सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रैंक गेहरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा वास्तुकला। तो दोस्तों, वास्तुकला से जुड़े थे फ्रैंक गेहरी, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे कौन? फ्रैंक गेहरी। तो उनका निधन 5 दिसंबर 2025 को 96 वर्ष की आयु में हुआ है। आजकल दोस्तों डेट भी पूछी जा रही है, निधन की डेट पूछी जा रही है, तो आपको डेट जरूर याद रखना है। अगर हम फ्रैंक गेहरी की बात करें तो वह आधुनिक वास्तुकला के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक थे और उनको आधुनिक वास्तुकला का टाइटन ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था। उनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध कृतियां बनाई गई हैं, जैसे गुगनहाइम म्यूजियम जो कि स्पेन में है, वाल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल ये एंजलिस अमेरिका में है, लॉस एंजलिस में है, और लुई विटॉन फाउंडेशन जो कि पेरिस में है, इनको उन्होंने बनाया है, इसको डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 10 दिसंबर को ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र को अपनाया गया था। ये जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है, इसमें मनुष्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि उन अधिकारों को बताया गया है जो कि मानव को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, 2025 की थीम क्या है? आवर एवरीडे इसेंशियल्स, यानी हमारे रोजमर्रा के आवश्यक अधिकार। तो ये थीम आप नोट जरूर करें। दिसंबर माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। वहीं 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को अभी हमने बताया ही है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस और सुशासन दिवस। सुशासन दिवस जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये है दिसंबर माह के इम्पॉर्टेंट डे। चलिए दोस्तों, नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो ये झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के लिए प्रसिद्ध थे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। राहुल वीएस भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये 91 नंबर के बने हैं। सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो उनका नाम है शीतल देवी। दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो किस देश ने डेवलप किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया है। रयान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? तो ये फुटबॉल से जुड़े हैं। लेवल्स फाइट लीग जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत वाराणसी से की है? आंसर हो जाएगा 4।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने की नीति लागू की है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। भारत का पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों दिल्ली सरकार ने। अमित शाह ने वनास डेयरी और नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बावथराद गुजरात में किया है। देश का पहला भुगतान बैंक कौन बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिली है? तो ये बना है फिनो पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? आंसर हो जाएगा आई लाइक चैलेंजेस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नया वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ उद्घाटित किया है? तो ये संघाई चाइना में किया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिमरनप्रीत कौर बरार ने जीता है। एडमिरल्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एझीमाला में किया जा रहा है। बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बीआरओ की 125 परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये लद्दाख से किया है। लोकसभा में पेश किए गए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को काम के बाद आराम देना। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के। दोस्तों, लूसेंट जीके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली होती है उसमें इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा मीटर, यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन जो है वो दूरी की एक इकाई नहीं है। तो लॉन्ग सेक जो है वो दूरी की इकाई नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लें। आज आपके लिए एक सवाल है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको इस तस्वीर के बारे में भी बताना है कि ये किसकी तस्वीर है, ठीक है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप पर आपको एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके की बुक है उसको भी आप घर पर मंगा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऑर्डर कर दीजिए, ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, बहुत सारी पीडीएफ, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, तो इससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक नवंबर माह की आ गई है, तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जाकर के अभी उसको प्राप्त कर लीजिए। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज के बारे में हम बता ही चुके हैं, तो ये सभी ऑप्शन आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करें।